नमस्कार, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप दनीति देख रहे हैं। दनीति में आपका स्वागत है। हम हिंदी के प्रकांड विद्वान और पटना विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी जी से बात कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ हिंदी की नहीं है और समाज की भी है थोड़ी सी, लेकिन सबसे ज्यादा बात जो है वो राजनीति की है। 2-3 इंटरव्यू और मैंने मटुकनाथ चौधरी जी का कुछ बयान वगैरह देखा और कुछ फेसबुक पर भी देखा कि इन्होंने जनसुराज को एक तरह से समर्थन दिया है, उसके एजुकेशन को लेकर। वो एजुकेशनिस्ट भी हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बात बताइए, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जनसुराज में आपने ऐसा क्या विचित्र देख लिया, क्या बढ़िया देख लिया कि अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए या बहुत सारे लोगों के लिए कि आपने उसका समर्थन किया है, जबकि बहुत सारे जो देश में आज जुमले चल रहे हैं लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, उसमें प्रशांत किशोर जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने भारत में राजनीतिक दलों को जुमलेबाज बनाया है। आपका जवाब सर। देखिए, मेरा समर्थन जो है उसकी बुनियाद कहाँ पर है, इस पर मैं 1-2 मिनट बात करूँगा। मैं स्वप्न दृष्टा हूँ जी, और जो स्वप्न देखता हूँ उसको जमीन पर उतरते हुए देखना चाहता हूँ जी। लेकिन जमीन पर उतारने के लिए जो व्यक्ति में एक संगठन कौशल चाहिए और जो व्यापक अर्थशास्त्र और सारे विषयों का ज्ञान चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसका अभाव मुझ में रहा। और मेरी कामना रही कि कैसे समाज बदले, शिक्षा बदले। अभी जितनी बुराइयां हैं उसकी जड़ में हमारी शिक्षा है। शिक्षा जो परंपरागत है वो शिक्षा भी गिर गई, और मैं तो इस परंपरागत शिक्षा का पक्षधर ही नहीं हूँ। मैं तो टोटल शिक्षा में चेंज चाहता हूँ। 3 मूलभूत समस्याएं हमारे सामने। सबसे मौलिक है शिक्षा प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन। ये अलग विषय कि किस दिशा में वो परिवर्तन कैसे हो सकता है। दूसरा है चुनाव प्रणाली में परिवर्तन। ये चुनाव प्रणाली भ्रष्टाचार की जननी है। जब तक यह चुनाव प्रणाली रहेगी तब तक भ्रष्टाचार को कोई नहीं रोक पाएगा। और तीसरा है जनसंख्या में नियंत्रण। अनसंभाल जनसंख्या होने से भी अनेक तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। तो ये जो 3 मेरी इच्छाएं हैं, 3 मेरे सपने हैं, उन सपनों में इन्होंने शिक्षा को उठाया। और हमारी शिक्षा में सबके लिए शिक्षा है और सबको कौशल देना। सब शिक्षित होने का मतलब है कि 2 तरह की शिक्षा चाहिए। एक तो हम जीविका अर्जित कर सकें। हम खास ऐसे नहीं कि अगर नौकरी हमको नहीं मिली तो हम बिल्कुल अपंग हो जाएं, ना हम मजदूर हो सकें, ना हम और किसी काम के लायक न हो जाएं। ऐसी शिक्षा जो नौकरी न पाने वाले को बेकार और अपंग कर देती है, ऐसी शिक्षा बहुत ही घातक है। तो 3 तरह की शारीरिक विकास वाली, हमारे पेट पालन वाली चाहिए, मानसिक विकास वाली चाहिए और आध्यात्मिक उन्नयन वाली चाहिए, जो शिक्षा नहीं है। लेकिन प्रशांत जी ने इसको 2 कारण है। शिक्षा पर जोर उन्होंने दिया, एक बच्चे को पढ़ाने पर। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हमारा समय लगेगा, ये सरकारी स्कूल को ठीक करना मामूली बात नहीं है। सारे गड़बड़ लोग गलत पद्धति से भर गए हैं, तुरंत नहीं ठीक किया जा सकता। बीपीएससी वाले सब गलत हैं सर, जिसमें सब गलत है, क्योंकि सरकार जिस तरह के लोगों को चुनती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, तो बीपीएससी से जो लोग शिक्षक बने हैं, 2 साल 3 साल तैयारी किया है उन्होंने, ब्लॉक में बैठ के बहुत सारे सेट्स बनाए हैं, बहुत सारे रट्टा मारे हैं लोगों ने। उनका उद्देश्य नौकरी तक था, उनके लक्ष्य में विद्यार्थी बनाना नहीं है। वो बैठ के नौकरी करते हैं, पैसा खाते हैं और दिन काटते हैं। तो कैसे उनके भीतर ये उत्साह भरा जाए कि उनको एक पीढ़ी तैयार करनी है, बच्चों का निर्माण करना है, ये बात नहीं है उस शिक्षक चुनाव में। ये प्रक्रिया गड़बड़ है। सर, एक चीज मैं जो बताना चाहता हूँ सर आपको, आपने बीच में एक और बहुत बढ़िया मुद्दा चुना, बहुत विस्तृत है, लेकिन मैं छोटा जवाब चाहूंगा। चुनाव के विषय में आपने बोला कि चुनाव प्रणाली में जवाब। सर, आपको शायद ये पता है, आप आयु में भी ज़्यादा है, एक्सपीरियंस में भी, चुनाव भी आपने हम लोगों से ज़्यादा देखा है, तो आपको ये पता है कि वर्तमान भारत में लगभग 12-13 सालों से जो चुनाव की प्रक्रिया भी जो बहुत महंगी हो गई है, उसमें प्रशांत किशोर की अकेले बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने चुनाव को इतना महंगा बना दिया है कि आप जैसे प्रोफेसर हैं जिन्होंने पूरे जीवन भर में अगर बचा के 2-4 करोड़ रुपए रख भी लिए हो, उनकी भी कैपेसिटी नहीं है कि आप एक एमएलए का चुनाव तरीके से लड़ सकें।
ठीक है, उन्होंने इतने ज्यादा उसका फ्रेम जो है इतना बड़ा कैनवास कर दिया है खर्चे के मामले में कि हम लोग नहीं सोच सकते, चाहे हम जितने योग्य हों, जितने काबिल हों, जितने परिश्रमी हों, जितने ईमानदार हों, ईमानदार लोगों की तो औकात नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके। आपका इस पे संक्षिप्त सा जवाब। देखिए, शिक्षा प्रणाली, हम ये इस बात को तो नहीं जानते, आपसे पहली बार ये मैं सुन रहा हूँ कि प्रशांत ने शिक्षा ये चुनाव प्रणाली को महंगा किया। शिक्षा प्रणाली, ये चुनाव प्रणाली ने बहुत चीज़ को किया, जातिवाद को प्रश्रय दिया, उसको गहरा किया, विद्वेष पैदा किया, संप्रदायवाद को पैदा किया और चुनाव खर्च को बढ़ाया। इसमें प्रशांत किशोर की कितनी भूमिका है मैं नहीं जानता, क्योंकि इसका मतलब होगा कि सारे इनके चेले हैं, मोदी इनके चेले हैं, नीतीश चेले हैं, ममता जी चेली हैं, यानी सबको इन्होंने ही बर्बाद किया। ये चीज़ मैं तुरंत बिना जाने मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। खुद चुनाव प्रणाली में ही ये नीत है कि हम काम नहीं करेंगे। मेरे पास जब आप कल्पना सुनेंगे कि मेरी जो परिकल्पना चुनाव शायद की, मैं डाटा सुधार लूंगा, शायद 80 लाख है लोकसभा का और 50 लाख के करीब एमएलए का है, मैं भूल रहा हूँ अभी, इसी के आसपास है, बहुत कम है, बहुत कम। हाँ, वो तो सुधार हो जाएगा, मैं फिर इसमें डाटा में लिख दूंगा एडिटिंग के टाइम में। जी जी, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इतने में नहीं, इसके 10 गुना में चुनाव लड़ लेगा सर। आज जो मंडप लगा था, मोदी जी, आप मोतिहारी में हैं, मैं भी आज मोतिहारी में आया हुआ हूँ, तो जो मोदी जी का मंडप लगा था उसका खर्चा सुन के हम लोग जीवन भर कमाएंगे तो वो एक मंडप नहीं लगवा पाएंगे, गारंटी है। ठीक है, तो कहीं से पैसा आता होगा, चाहे चंदा हो या जो, ठीक है। तो ये उधर से चला है। उसके बाद उन्होंने एलईडी लगवाना शुरू किया, कहाँ कहाँ किस किस तरह सेगमेंटाइज किया, वहाँ पे पैसे का खर्च बढ़ गया। पहले क्या था, मुंह दर मुंह भी होता था, मैन टू मैन होता था, तो ये तो बढ़ गया सर। इसमें आप किसी से भी पूछेंगे तो अब तो हर गांव में और हर घर में प्रशांत किशोर हो रहे हैं इस तरह की बात करने के लिए। उन्होंने अभी छोड़ रखा है, जैसे कि प्रशांत जी ने कई बार बताया है। तो ये है, तो हमको इस पे स्पष्टीकरण तो नहीं चाहिए। लेकिन सर एक बात है, क्या प्रशांत किशोर जी से आपकी बात हुई है, कभी मुलाकात हुई है? नहीं, कभी नहीं मुलाकात हुई, ना बात हुई। तो आपने बिना आमंत्रण का निमंत्रण स्वीकार कर लिया? नहीं, कोई निमंत्रण स्वीकार नहीं, मैंने विचारों के ऊपर मैंने उनको पसंद किया जी। मैं जैसा देखना चाहता था जी, उसका आंशिक रूप ही सही जी, केवल उसी में देख रहा हूँ, दूसरे किसी में नहीं देख। ठीक है, तो क्या केवल वो डायलॉग डिलीवरी के कारण जो वो देते हैं, या उंगली तो उठा रहे हैं बहुत लोग? वो प्रमाण सहित, आंकड़ा सहित पेश करते हैं जी। वो बतलाते, किसी में हिम्मत है। अब नीतीश कुमार ने शराबबंदी चलाई, ठीक, शराबबंदी विफल रही, सब कोई जानते हैं जी। तो हम शराबबंदी को समाप्त करेंगे, ये हिम्मत उनको छोड़कर किसी में है नहीं, ये नहीं है। लेकिन एक नंबर एक बताने दीजिए। दूसरी बात कि हम प्रखंड स्तर पर बहुत ही अच्छा विद्यालय ने तरहाट टाइप का खोलेंगे। ये कोई एक सिमुलतला खोला पूरे बिहार में, जो कि ने तरहाट के टक्कर का नहीं है और कोई उसका स्तर भी नहीं रहा। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज वो कह रहे हैं। तीसरी बात, उनके लिए कोई सरकार ने आज तक सोच रही है जो सरकारी नौकरी के बाद बच जाते हैं उनको पूंजी देकर उनके रोजगार की व्यवस्था। सर वो तो अभी भी है, ये आर्थिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि और शैक्षणिक दृष्टि से ये बिहार को हम इतना उन्नत बनावें, ये मैं भी चाहता था कि क्यों हमारा आदमी जाएगा महाराष्ट्र, क्यों जाएगा गुजरात, क्यों जाएगा बंगाल, वो बिहार में ही क्यों नहीं आएंगे? ये जो मेरी तरफ थी, उस तरफ की अभिव्यक्ति तो केवल यही आदमी कर रहा है, कोई क्यों नहीं कर रहा है? मैं अगर कोई करता भी तो भी तो साथ होता। ये मान लीजिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन बात भी तो सिर्फ यही कर रहा है। हाँ, ये सर एक बात इसी में बीच में से मैं उठा रहा हूँ, जैसे आपने बोला शराब की बात, दो बातें हैं, एक पॉलिटिकल पूछूंगा, एक छोटे में जवाब दीजिएगा। आपने कभी सुना है, एक नेता है बिहार में जिन्होंने पुलिस पर सवाल उठाया है? आप प्रोफेसर हैं ना सर, तो चपरासी की जिम्मेदारी तो आप नहीं निभाएंगे, क्लर्क की नहीं निभाएंगे, वाइस चांसलर की भी नहीं निभाएंगे। आप प्रोफेसर थे तो आपका जो काम था वही करेंगे, ठीक। थोड़ा बहुत आप ज्यादा करते हैं तो वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 100% सबका काम नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने कभी भी पुलिस पर सवाल नहीं उठाया, टॉप ऑफिशियल पे, टॉप कॉप पे नहीं उठाया। दूसरी बात, इसका जवाब दे दीजिएगा। दूसरी बात मेरी ये है सर कि दो लोगों का नाम वो लेते हैं, लालू प्रसाद यादव, उसमें राबड़ी जी को भी ले लीजिए, और नीतीश कुमार के रिजीम को ले लीजिए। ये दो मतलब 30-35 साल में
बाद वाले में तो थोड़ा बेहतर भी हुआ है लोगों के हिसाब से। लालू जी के टाइम में ये हुआ कि सामाजिक न्याय में जो दबे कुचले धसे लोग थे उनको बोलने की आवाज़ मिली, बस मैं ये जानता हूँ, इससे ज़्यादा की मेरी जानकारी नहीं है। आप ये बताइए सर कि क्या 1947 के बाद कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं रहा जिसकी आलोचना प्रशांत किशोर की नज़र में हो सके? क्या सबने इतना बेहतरीन काम किया है? आप उसमें एक तो उन्होंने जैसे जोड़ा फोटो लगाया है, बात तो कम करते हैं कर्पूरी ठाकुर जी की, उनका सब कुछ ठीक रहा है, शायद रहे हैं, ऑनेस्ट आदमी रहे हैं, लेकिन क्या सब लोग बहुत बढ़िया बहुत उन्नत काम किया है जिसकी बहुत प्रशंसा की जानी चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है? तो क्या प्रशांत किशोर की इसमें ईमानदारी कम नहीं झलकती है? या बेईमानी मैं नहीं कह सकता हूँ कि उनको आलोचना के लिए कोई दूसरा सीएम नहीं मिला है, बस ये दो लोग मिले हैं। क्या उन पे जातिवाद का भी आरोप नहीं लगेगा क्या? क्योंकि प्रायः जो लोग सवर्ण कम्युनिटी से, मैं अपने लेख में या इंटरव्यू में सवर्ण शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता, ऐसा नहीं है, सवर्ण भी बहुत अच्छा काम करते हैं, प्रायः अच्छा करते हैं, मैं ये भी मानता हूँ। कुछ लोगों की गलतियों का जो ठीक रहा है सारे लोगों पर नहीं फोड़ा जाना चाहिए। आप इस दोनों का जवाब दीजिए, एक पुलिस का और एक राजनीतिक व्यक्ति का, कि क्या इन दोनों तीनों के अलावा, उसमें बीच में एक बार ये भी आ गए थे जीतन राम मांझी, वो भी कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री थे, 4 हो गए, तो ये दोनों सवाल का जवाब सर दीजिए। देखिए, एक पहले पुलिस, एक आदमी को और आपने छोड़ दिया, भाजपा को छोड़ दिया, राजद, जदयू, भाजपा, वो सब थे, कांग्रेस भी था उसमें कभी न कभी। हाँ, कांग्रेस जी। तो ये 4 जो वर्तमान है जी, जिनको विस्थापित करके स्थापित होना है, उन्हीं की आलोचना करने का भी प्रसंग है ना जी। अभी तो श्री कृष्ण सिंह का, केवी सहाय का या और किसी का गुणगान करने का अभी तो समय नहीं है। चुनाव है और चुनाव के लिए जनता के मानस को तैयार करना है, तो जो अभी शासन कर रहे हैं उसी की आलोचना होगी कि इन्होंने ही शासन को और नीचे गिराया है, जंगल राज पैदा किया है, इतना अराजकता पैदा की है, शिक्षा को डुबाया है, रोजगार बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, और वृद्ध पेंशन में वो मखौल उड़ा रहे हैं। ये सारी चीजें वर्तमान से संबंधित है, अतीत का समय नहीं है। और पुलिस तो गृह मंत्री के अंदर है, चीफ मिनिस्टर के अंदर है, सर ऑफिशियल्स की तो एक जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी है, लेकिन वो उसके अंदर है, और वो अगर मानसिक रूप से असंतुलित हो चुका है तो पुलिस क्या करेगी? लेकिन उनको आदत है हुक्म बजाने की ऊपर से, और ऊपर का आदमी गड़बड़ होगा तब नीचे का बिरला आदमी, जैसे अब किशोर कुणाल थे, तो ऊपर के खिलाफ भी चलेंगे। इस तरह के कुछ लोग थे जो ऊपर के खिलाफ, उसको चाहे कोई जहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, ये कर दीजिए, सब वो करेंगे। तो ऐसे आमतौर पे नहीं होते हैं, आमतौर पे गुलाम मानसिकता के लोग ही जाते हैं पुलिस में, या IAS बनते हैं, गुलाम मानसिकता के लोग जिनको हुक्म बजाना है, जिनको रिवोल्ट करना है, इक्के दुक्के होते हैं। तो पुलिस पे जो गुलाम है उस पर क्या उसकी आलोचना करना? जो पुलिस के शीर्ष पर हैं उसकी आलोचना हो गई तो सबकी आलोचना हो गई, तो पुलिस की नहीं हुई, IAS की भी हो गई। उनको निकालना चाहिए, उन पे बात करनी चाहिए। मैं कोई फैन तो पुलिस नहीं तो उनको लेकिन सर VIP के एक लीडर है मुकेश सहनी, ऐसा नहीं है कि मैं उनका कोई प्रशंसक हूँ, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी कमियां उनमें भी है, लेकिन उन्होंने खुलेआम बोला था, कुछ लोगों का नाम लिया था, और इसमें सच्चाई भी है। हर बार छपता है कि क्या क्या हो रहा है। आज जो शराब के विषय में आपने बोला, होम डिलीवरी वो सही है, सब जगह मिल रहा है, शुरुआती 1 से 1.5 साल में वो सब सही था, लेकिन जो अपहरण की बात है सर, गुंडई की बात है, खून खराबे की बात है, तो हम लोग जब 2-4 साल के थे ना, अपहरण तब भी होता था, लेकिन क्या होता था कि मीडिया में इतना रिपोर्ट नहीं होता था सर, इतना FIR नहीं होता था, इतने लोग जम के जा नहीं रहे थे। ये 90 के बाद शुरू हुआ, कुछ लोगों को जब ताकत मिली तो ये 2 तरफा हुआ, मतलब 1 वे कम्युनिकेशन जैसे होता है ना, 2 वे कम्युनिकेशन, तो उसी तरह दोनों तरफ से चलने लगा, गदा दोनों तरफ से चली, तब ऐसा हुआ है ना? ये बताइए। तो मुझे ये लगता है कि कम से कम लीडर्स को, ऑफिशियल्स को भी घेरना चाहिए कि इनके कारण ऐसा होता है। और कुछ पुरानी, क्योंकि उन्होंने फोटो भी तो कर्पूरी ठाकुर का भी लगाया था सर, आजकल दिख नहीं रहा है। तो अभी तो उनके फोटो गांधी और अम्बेडकर अम्बेडकर को बाद में लाए, पहले नहीं, बाद में लाए अम्बेडकर को। तो उनकी जो रणनीति है उस हिसाब से लाए हैं, और ये दोनों महापुरुष हैं, दोनों लाने योग्य हैं, उसकी आलोचना कोई नहीं कर सकता, दोनों महान व्यक्ति हैं। तो दोनों को लाके तो उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया। और पुलिस पर आपका जोर है,
वो जो जिसके अधीन पुलिस है उस पर आक्रमण करने की जरूरत है। पुलिस को कह के आप क्या करेंगे जी? पुलिस पर अलग से कहने की कोई जरूरत नहीं है। आरक्षण पर पुलिस जब उन्हीं को पकड़ने के लिए आ जाती है, पुलिस जब उन्हीं को कहती है कि हम मुख्यमंत्री के गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे, तो ऐसे पुलिस को जो उनको गिरफ्तार कर भी करती है, ऐसे पुलिस को क्या शिक्षा देंगे? शिक्षा तो जब वो चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे तब पुलिस को देखिए कि किस तरह से पुलिस का चाल चरित्र सब बदल जाता है। ये देखने की चीज। आप मतलब आशान्वित हैं कि अगर प्रशांत किशोर आ गए तो बदलाव निश्चित है, निश्चित होगा। नहीं आए तो फिर इसके आलोचक हो जाएंगे। हम दूसरा क्या करेंगे? इसकी आलोचना करेंगे और कहेंगे कि इसका विकल्प अब तैयार करो। मान लीजिए सर कि प्रशांत किशोर ने बोला कि चौधरी सर आप आइए और कहीं से लड़ लीजिए जी, वो मैंने पहले कह दिया कि मेरी लड़ने की उम्र नहीं है। 70 बाद को मैं चाहता हूँ सक्रिय राजनीति में नहीं रहे, दूसरा काम करे। ये जो मैं दूसरों के लिए सोचता हूँ वो मैं अपने पर भी लागू करूंगा। लेकिन सर आप तो मानसिक रूप से बिल्कुल ही स्वस्थ हैं आप जी, मानसिक और शारीरिक दोनों से स्वस्थ हैं, हटे कटे हम लोग से ज्यादा ही अच्छे हैं बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद मैं 70 पार कर चुका हूँ और अब मुझे दूसरे भी काम करने हैं। महर्षि अरविंद बड़ी स्वतंत्रता सेनानी थे और एक समय आया उन्होंने उसको त्याग दिया और वो ध्यान योग की साधना की दुनिया में चले। हमारी उम्र अब उसी दुनिया में जा रही है। अब फिर नए राजनीति शुरुआत करने की अब हमको दूसरे लोग की भी चिंता करनी है। लेकिन इस लोग के लिए जो फिट आदमी हमको नजर आ रहे हैं उनको मैं तहे दिल से जो कर सकता हूँ वो करूँगा। अच्छा, एक बात है, बहुत सारी बातें होती हैं सर कि वो तुष्टीकरण की राजनीति जो पहले कांग्रेस की है, अभी भाजपा पे भी आरोप वो भी कर रहे हैं। देखिए ये चुनाव प्रणाली में सब करना होगा। ये जो चुनाव प्रणाली जब ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए उनका जो समीकरण है उन्होंने बताया कि 80% हिंदू है, जिसमें मुश्किल से 40% वोट 38% 37% इसको मिला, तो शेष हिंदुओं ने वोट नहीं दिया इनको। तो जो शेष हिंदू बचे हुए हैं वो कौन है? तो वो कौन है जो उनको एकजुट करें तो इनको हम परास्त कर सकते हैं। शेष हिंदू में गांधीवादी भी हैं, शेष हिंदू में कुछ लोहियावादी भी हैं, अम्बेडकरवादी भी हैं और मुसलमान भी हैं। सर एक हल्का फुल्का सवाल ये है, आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जो बोलते हैं वो ज्यादा सच बोलते हैं या कुछ घुमाते भी हैं? देखिए घुमाएंगे, वो रणनीतिकार हैं और राजनीति में सीधे आदमी को सीधे उठा के पटक। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक दिन उन्होंने बोला 5 कंट्री का नाम लिया, 1-2 मैं स्लिप कर जाऊंगा, सिंगापुर, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, एक डेनमार्क, सबका नाम लिया था। उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कोई उद्योग नहीं है। वो पूरा लाइन मुझे याद है, पूरा उनका वीडियो मैंने देखा, रिकॉर्ड किया। मैं वहाँ के इंडस्ट्री की जो मिनिस्ट्री थी सब में गया हूँ, ठीक है, यहाँ भी सर्च किया और गूगल पे ठीक ठाक चीज़ मिल जाता है। मस्त मस्त चीज़ें मिली, सब जगह फैक्ट्री है, कहीं पर्यटन से भी जुड़ा हुआ है। SHELL सेल जो है सिंगापुर की है, नोकिया फिनलैंड का है और 5G पे बहुत काम कर, सभी जगह है। तो उनको ये नहीं समझना चाहिए कि भाई अब पढ़े लिखे लोग यहाँ भी हैं और हम वो गूगल करते हैं तो हम भी कर लेंगे या बहुत लोग कर लेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग मतलब नहीं, ये मैंने नहीं सुना उनसे। नहीं, मैंने रिसर्च करके बता दिया, आपने किया होगा। लेकिन मैं काट नहीं रहा, छोटा है और मैं काट नहीं रहा आपकी बात को, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। किस तरह की बात मैंने नहीं सुनी है। ये खुशहाल देश है निश्चित रूप से जी, लेकिन ऐसी दुनिया में कोई खुशहाल देश नहीं जहाँ की उद्योग नहीं होता। और प्रशांत किशोर जी ये बात नहीं जानते, ये बात भी मैं नहीं मान सकता। वो जानते हैं, उनका ज्ञान व्यापक है, उनका अध्ययन व्यापक है, ये सब जानते हैं। ये खुशहाल देश है किस वजह से है। और जहाँ तक हमको स्मरण आ रहा है वो शिक्षा को इन देशों ने बहुत ही मूल दिया है। और एक खास तरह की, मेरा भी बेटा स्वीडन में रहता है, वो तो डेनमार्क वगैरह भी गया था। तो जो डेनमार्क वगैरह का और स्वीडन का जो चित्रण किया तो मैं तो रोमांचित हो गया कि इस देश में ऐसी शिक्षा है। और मैंने तो एक ओशो से संस्मरण भी सुना कि जब वो एक आदमी प्रोफेसर रूस गए थे यहाँ के भारत के, और देखा कि लेक्चर चल रहा है और एक विद्यार्थी टेबल पे ऐसे टांग उठाए हुए और सिगरेट पी रहा, आंख बंद करके लेक्चर। क्या कितनी घोर अनुशासनहीनता है। जब टीचर आए बाहर, कहा कि तो घोर अनुशासनहीनता है कि टांग को ऊपर रखे हुए है, क्लास में सिगरेट पी रहा, आंख बंद किए हुए है, ये कौन सा? ताकि आप नहीं समझिएगा, तनाव में रहकर जब आदमी आता है तो उनकी ग्रहणशीलता बहुत ही कम हो जाती है। वो रिलैक्स था और रिलैक्स मूड में है
तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर रहा है। अब हमारे यहाँ अनुशासन का मतलब ही है दबाव, नियंत्रण। अनुशासन का मतलब वो नहीं था, अनुशासन का मतलब था वैसा वातावरण बनाना जिस वातावरण में वो सीखने में अधिक से अधिक समर्थ हो सके। अनुशासन का मतलब ये है, यहाँ अनुशासन का मतलब उल्टा है। अच्छा सर, एक चीज लास्ट ही करेंगे आपकी। प्रशांत किशोर जी जिस तरह से बहुत बड़े बड़े नेताओं का नाम लेते हैं, महात्मा गांधी पे बहुत फोकस करते हैं, हम सबके प्रिय हैं, पूरे देशवासियों के प्रिय हैं महात्मा गांधी। भगत सिंह वगैरह का नाम थोड़ा, या कम्युनिस्ट लीडरों का नाम कम लेते हैं। कम्युनिस्ट लीडर में भगत सिंह तो शहीद भगत सिंह का भी नाम उनसे मैंने सुना है। यूं ही बोल देते होंगे। हाँ, लेकिन लेकिन उनके कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह का हिंदुस्तान भगत सिंह बनाना चाहते हैं। मेरा जो पारिवारिक परिवेश रहा, मेरे बड़े भाई कम्युनिस्ट थे। जी जी। मैंने जो पढ़ा, मेरे जितने भी अच्छे गुरु रहे सब कम्युनिस्ट रहे, मैं उनसे दीक्षित रहा। और अब मैं पूरी तरह से उनसे अलग जी, पूरी तरह से अपना अलग ढंग से मेरा विकास हुआ जी। तो कम्युनिज्म ऐसी विचारधारा नहीं है जो कि अभी जो भारत देश में है। हमारे कम्युनिज्म का तो हस्त लेकर डुबा दिया। जो वर्ग संघर्ष था उसको जाति संघर्ष में तब्दील कर दिया, और जातिवादियों से उन्होंने पैक्ट कर लिया, समझौता कर लिया। तो इस तरह से कम्युनिज्म को तो इस देशवासियों ने डुबा दिया। कम्युनिज्म जो है कैपिटलिज्म का उत्कर्ष है। डुबा दिया या नेताओं ने? देश के नेताओं ने, देश के कम्युनिस्ट नेताओं ने। तो ये कम्युनिज्म क्या है? जो चीजों का इतना उत्पादन कर दो कि सबके पास पहुंच जाए। कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म का जन्म होता है। एक मोबाइल का उत्पादन हो गया तो आज एक मजदूर के पास भी है ना मोबाइल। जी जी जी। उत्पादन ही इतना बढ़ा दो कि बस सबके पास वो पहुंच जाए वो चीजें, और नियंत्रण के हाथ से बाहर हो जाए। तो उसके बाद ये अध कचरा में ही जो उत्पादन करता है उसी के खिलाफ ये लड़ने लगे। उत्पादन करने वाला जो है टाटा है, बिरला है, या जो भी है धन कमाने की, जिसमें उसका एक नियंत्रण होना चाहिए। वो मोदी और अडानी जैसे साठ गांठ नहीं होनी चाहिए। मानने वाले आपसे नाराज हो सकते हैं इस पे। कोई नाराज हमको नाराजगी से नहीं, हमको जो सत्य दिखता है मैं सत्य बोल सकूं से मतलब है। कौन प्रसन्न होते हैं, कौन नाराज होते हैं, ये देखना मेरा काम नहीं। ठीक बात। मैं सत्य हूँ कि नहीं, यही इसी पर मेरा ध्यान रहता है। साक्षात्कार सर थोड़ी लंबी हो गई और आपने साक्षात्कार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप नीति को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।